मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपोर्ट्स के संदर्भ में इंडिया से खबर। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने आज कहा है कि भारत अब एक नया टारगेट सेट कर रहा है 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन डॉलर का। डेट नहीं बताई उन्होंने। साथ में उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडीज वगैरह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब। पीयूष गोयल साहब 6 साल से कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यानी कि ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख रहे हैं। पीयूष गोयल जी, आपको लगा होगा कि लोग भूल गए हैं, तो मैं आपको 2014-15 की याद दिला देता हूं। तब आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर 900 बिलियन डॉलर के टारगेट सेट किए थे। भारत सरकार के टारगेट थे, आपके क्या कहा जाए, सरकार के टारगेट थे। निर्मला सीतारमण शायद उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थी ब्रीफ टाइम के लिए, बाद में आप कॉन्टिन्यूसली आगे पीछे करके कॉमर्स मिनिस्ट्री को लुक आफ्टर कर ही रहे थे आप। बाद में निर्मला सीतारमण डिफेंस में चली गई, फिर फाइनेंस में आ गई। ये हिस्ट्री है। क्या भारत सरकार की कलेक्टिव बात करें तो आपको मैं याद दिला दूं, जिस बात को आप आज 1000 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, या 1 ट्रिलियन डॉलर की जो इक्विवेलेंट होता है, तब आपने भारत सरकार ने टारगेट सेट किया था 900 बिलियन डॉलर। और तब आपने एमएसएमई और के बारे में और बाकी के बारे में, एक मर्चेंडाइज गुड्स के बारे में इंसेंटिव स्कीम्स और सर्विसेज के बारे में इंसेंटिव स्कीम भी घोषित की थी। आप शायद भूल गए होंगे कि 2013-14 में जब मनमोहन सिंह ने अपनी गद्दी छोड़ी थी और मोदी जी आए थे, भारत का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 315-320 बिलियन डॉलर के आसपास था। आपने टारगेट रखा था 900 बिलियन डॉलर का, और आज 2019-20 के अंदर जो मार्च खत्म हुआ है, आपका टारगेट है 314 बिलियन डॉलर, यानी कि आप पहले के बराबर है। जो यानी कि 6 साल में आपने तरक्की क्या की एक्सपोर्ट में? 0%। सॉरी, टारगेट था 3 गुना का। आपने सोचा लोग भूल गए होंगे, लोगों को याद नहीं होगा कि आपने टारगेट रखा था 900 बिलियन डॉलर का। अब वही चीज फिर से वापस आ गई। अब हमारा टारगेट है 1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर। आपने फिर टारगेट रखा, और 20-21 के जो आंकड़े आएंगे, यानी कि मार्च के अंदर एक्सपोर्ट के, वो फिर 270 के आसपास आएंगे, यानी कि हम 314 से वापस 270 पे आ जाएंगे। पीयूष गोयल जी, एक बात पूछना चाहता हूं। आप तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, समझदार आदमी हैं, मैं आपको बड़े समझदार मंत्रियों में मानता हूं। क्या सरकार ग्राउंड रियलिटी नहीं देखती? सरकार को नजर नहीं आता कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? 6 साल बाद उन्होंने कहा कि मुझे समझ आया कि सब्सिडी से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। 6 साल लग गए आपको ये बताने में। 6 साल। अगर किसी एक आम एक्सपोर्टर को पूछ लेते जमीन के ऊपर, जो स्मॉल एक्सपोर्टर है, जो 2-4 लाख का माल एक्सपोर्ट करता है, 2-3 करोड़ का माल एक्सपोर्ट करता है, 10 करोड़ का माल एक्सपोर्ट करता है साल में, उससे पूछ लेते, अगर आपकी सरकार पूछ लेती, तो आपको पता लग जाता था कि हमें करना क्या था और आप कर क्या रहे थे। पर समस्या यह कि जमीन पे आके तो पीयूष गोयल जी कोई बात तो करता नहीं है आप में से। कोई एमएसएमई से बात करता नहीं है। आप कहते हो कि नो सब्सिडी। देखिए, दुनिया में अगर आपको एक्सपोर्ट का राज करना है तो उसके 3 प्रिंसिपल हैं। पहला है बेटर, यानी कि आप क्वालिटेटिव हैं, बेहतर माल बनाते हैं दुनिया में। हम हिंदुस्तानी सी ग्रेड का माल बनाते हैं, बी ग्रेड भी नहीं बनाते। हमारी क्वालिटी सी ग्रेड है। सी ग्रेड इसलिए कि हमारे पास ना पैसे हैं, ना पूंजी है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास विल है। एमएसएमई की जेब में पैसे ही नहीं बेचारे रोटी खाने को, तो इनोवेट कहां से करेगा? इस बात को सरकार समझती क्यों नहीं है? दूसरा, बेटर के साथ चीपर, यानी कि आपको क्वालिटी भी देनी है और चीप देनी है, जो चाइना देता है। यानी कि एक से एक बेहतरीन माल जो बाजार में इंडिया का 500 रुपए का मिलेगा, वही चाइना का माल आपको 150 रुपए के अंदर मिलता है। तीसरा, फास्टर, जो जिस गति से वो लोग वहां पर क्या कहते हैं कि चीजें बनाते हैं, वो गति मेस्मराइज कर जाती है। हम जितनी टाइम में सोचते हैं उतने टाइम में उनकी 10 फैक्ट्रियां तैयार हो जाती हैं।
आपको याद होगा भाजपा सरकार ने पिछले बजट में 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेगा फैक्ट्रीज लगाने की बात की थी एक्सपोर्ट के लिए, गारमेंट टाइप की, जैसे बांग्लादेश में। क्या हुआ साहब? कहीं कोई फैक्ट्री लगती नजर आ रही है? कोई इनोवेशन कहीं नजर आता है? कहीं कोई शुरुआत नजर आती है? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइज एंड स्केल। आप यकीन मानिए, एक मैंने स्टडी दिया था बांग्लादेश का और इंडिया का, जिसमें टेक्सटाइल वर्कर का था, जिससे मैंने बताया था कि तिरुपुर जो कि इंडिया का मेन सेंटर है टेक्सटाइल का, वहां पे 70% यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें 20 से कम मजदूर काम करते हैं, और बांग्लादेश के अंदर 70% यूनिट ऐसे हैं जिनमें 200 से ऊपर लोग काम करते हैं। पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। तो साइज एंड स्केल आपका क्या हुआ? फिर आप तो बिल्कुल एक मिनिएचर स्केल में काम कर रहे हैं। मिनिएचर स्केल में ना तो आप क्वालिटी दे पाएंगे, ना आप सस्ता दे पाएंगे, ना आप तेज दे पाएंगे। क्वालिटी नहीं है आपके पास, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं, ग्रोथ नहीं है आपके पास, स्केल और साइज नहीं, आप करेंगे क्या? आज आपने 4 मूल मंत्र गिनाए। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होगी, क्वालिटी के लिए पूंजी चाहिए, क्वालिटी के लिए दिमाग चाहिए, क्वालिटी के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इंडिया के पास है नहीं। उसके बाद ग्रोथ आपको चाहिए, ग्रोथ तब होगी जो डिमांड होगी। इंडिया में ही डिमांड रही तो बाहर डिमांड कहां से आएगी सर? और डिमांड तब आएगी जब आप उनको क्वालिटेटिव गुड्स चीपर दोगे। हम तो सबसे महंगे बनाते हैं। और स्केल, हमारा स्केल तो इतना छोटा है, मैंने अभी बांग्लादेश और इंडिया के तिरुपुर का आपको एग्जांपल दिया है। इस स्केल के ऊपर जहां 20 मजदूरों को लगाएंगे और काम करवाएंगे, और बाहर 2-2 हज़ार मजदूर काम करते हैं, मेगा फैक्ट्रियों में 10-10 हज़ार काम करते हैं, आप कहां से कंपीट करेंगे? स्ट्रेंज नहीं लगता? अब आप कहते हैं कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, इसके ऊपर सब्सिडी से कोई रास्ता बनता नहीं है। साहब, एक्सपोर्ट के लिए एमएसएमई को चाहिए क्या? आप कभी जमीन पे उतर के देखिए, उनकी जो जमीन चाहिए जिस पे काम करने के लिए, फैक्ट्री चाहिए, वो बहुत महंगी है इंडिया में। मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेबर इतनी एक्सपेंसिव है, टैक्सेशन लॉज इतने ज्यादा इनफ्रीक्वेंट चेंजेस है कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप करेंगे क्या। कंडीशन खराब होती जा रही हैं। अभी एमएसएमई खत्म हो गया, 6.5 करोड़ यूनिट थे, 11 करोड़ लोग काम करते थे, उनके पास पैसे नहीं हैं, और 1/4 यूनिट आज तक स्टार्ट नहीं हो पाए। आप लोन देने को तैयार नहीं, 3 लाख करोड़ अनाउंस किया और 1.25 लाख करोड़ आपने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया अभी 5 महीने में। 1.25 लाख करोड़ इंडिया के अंदर पीनट्स होते हैं मंत्री जी, पीनट्स। कहां जाते पता भी नहीं लगता, इतने में तो उनके हैंड भी वॉश नहीं होते हैं। अभी हमें गिनाया जाता है, अमिताभ कांत जी एक इंटरव्यू में आए थे, सीईओ ऑफ द नीति आयोग, 35% पुर्जे जापान से आते हैं आईफोन के आज भी, और उसका वैल्यू एडिशन फिर चाइना में होता है, वियतनाम में होता है, बाकी जगह से होता है। सब हमारे पास क्या है? जापान के पास टेक्नोलॉजी है ना, कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे जापान के एमएसएमई का। साहब, जापान 1960 में जहां था, आप आज 1960 में भी, उसके 1960 के जापान तक आप इंडिया पे नहीं पहुंचे आज भी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सी ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बी ग्रेड भी नहीं है। हमें उठाएगा कौन? और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट तो है ही नहीं हमारे पास। हमें तो हर तकनीक बाहर से लेनी पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की हो, हार्डवेयर की हो, मोबाइल की हो, ऑटोमोबाइल की हो, आपकी सारी टेक्निक बाहर से आती है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारी जितनी कारें बनती है सबके इंजन विदेशी है, मैं आपको बताऊं, इंडियन इंजन ही नहीं है। कोई एक आधा कंपनी है जो बना देती है, लेकिन दे आर रगड इंजन, दे आर नॉट प्रॉपर, तो वर्ल्ड क्लास नहीं बोल सकते आप उनको। हमारे बीएमडब्ल्यूज कहां बनती हैं साहब? हमारे यहाँ ऑडी कहां बनती है? हमारे यहाँ कहां मर्सिडीज बनती हैं साहब? हमारे यहाँ कौन सा इंडिया में हमने इनोवेशन किया जहां आईफोन जैसा हम फोन बना सके? यहां पर हम नाइकोन जैसे कैमरे कहां बना सकते हैं? हम गाड़ियां कहां बना सकते हैं टोयोटा और होंडा जैसी? नहीं बना सकते साहब, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो जापान से तो कंपेयर ही मत कीजिए, आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते, विच इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको चीप लैंड प्रोवाइड नहीं कराना जो चाइना करता है, आपको चीप लेबर प्रोवाइड नहीं करना जो चाइना करता है, और सबसे ऊपर आप चीप पावर नहीं देते। आज की डेट में जो इंडिया के अंदर पावर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 2-2.5 रुपए यूनिट है, 2-2.5 रुपए यूनिट, और आप इंडस्ट्री को 20 रुपए और 30 रुपए के बीच में पर यूनिट बिजली बेचते हैं। भूलिएगा मत, दुनिया की सबसे महंगी बिजली आप बेचते हैं। फिर आप कहेंगे कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देंगे। किस बात का एनकरेजमेंट हो सकता है सर इसमें?
आप में से कभी कोई व्यक्ति सरकार में से, चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो या बाकी कोई भी ब्यूरोक्रेट्स रखे हो, कोई नीचे जाके किसी ने आज तक देखा कि एक लाइसेंस कितने में बनता है? एक ऑयल मिल खोलनी हो छोटी से, एक लेके उसका ग्रेन्स लेके उसको ऑयल में निकालना है, कन्वर्ट करना है, उसके लिए 30 लाइसेंस चाहिए। वो 30 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितनी ब्राइबिंग देनी पड़ती है? एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए 40 लाइसेंस चाहिए इंडिया के अंदर। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए 30-40 लाइसेंस चाहिए होते हैं। बिना रिश्वत दिए एक पत्ता नहीं हिलता है। यह आदमी जब तक पूरे पैसे दे के लाइसेंस लेता है, उसकी जेब के पैसे खत्म हो जाते, कुछ कर ही नहीं पाता है। ऊपर से बैंक वाले कहते हैं आपको हमने 10 से 15% के बीच में लोन दिया, आप पेमेंट करो, रीपेमेंट करो। बेचारे की कमाई तो हुई नहीं, रीपेमेंट कहां से करेगा? सारी परिस्थितियां विपरीत हैं और उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए। $1 ट्रिलियन में $1000 बिलियन का, $900 बिलियन का जो टारगेट था 2015 का, जो आज भी उतना ही है, उसका जो हश्र हुआ है, इस 1 ट्रिलियन का भी वही हश्र होगा जो 900 का किया है। जब जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं होते तो यही हिंदुस्तान में होता आया है, यही होगा। शुक्रिया आपका।